अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बीच ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है। ईरान ने गल्फ देशों यानी कि यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। लग्जरी होटल्स, रिहायशी इलाके, एयरपोर्ट्स, तेल गैस की फैक्ट्रियां और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। लोग मर रहे हैं। बावजूद इसके गल्फ देशों ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया है। वो खुद को बचाने की कोशिश में है, लेकिन ईरान पर हमला नहीं कर रहे। और सवाल भी यही है कि आखिर ये देश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। चैथम हाउस की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान को लेकर अमेरिका काफी लंबे समय से चेतावनी दे रहा था। इस बात की उम्मीद साफ नजर आ रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच हालात बिगड़ सकते हैं। खुद गल्फ देश भी इस युद्ध को अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए शुरुआत से ही ओमान जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कर रहा था ताकि चीजें ज्यादा बिगड़े नहीं। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने भी उम्मीद जताई कि समझौता संभव है। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम ने भी अमेरिका से अपील की कि उनके देशों के सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही घंटों में मिसाइलें चल गईं, जिसमें खामनेई, जो सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे बल्कि पूरी शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता माने जाते थे, उनकी मौत हो जाती है। अब जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अरब देशों के सामने ये फैसला करना मुश्किल था कि क्या ईरान पर पलटवार करें या अभी रुक जाए। बाहर से देखने पर उनकी चुप्पी कमजोरी जैसी लग सकती है, लेकिन असल में इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा कारण है मुस्लिम फैक्टर। मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर देश एक ही धार्मिक पहचान से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस्लाम से। जब खामनेई की मौत हुई तो इसे शहादत के तौर पर लिया गया, खासकर शिया कम्युनिटी ने। और इसके पीछे कारण ये था कि 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जब रुहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, तब पहली बार किसी देश ने खुद को खुलकर इस्लामिक रेवोल्यूशन का सिंबल बताया। उस समय से ही ईरान दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए एक तरह का आइडियोलॉजिकल सेंटर बन गया। बाद में खामनेई थे जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए शिया कम्युनिटी के लिए उनका दर्जा सिर्फ एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसा नहीं है, बल्कि एक धार्मिक मार्गदर्शक जैसा भी था। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जबकि ईरान में शिया की मेजॉरिटी है। आमतौर पर इस बेसिस पर इन देशों में भले ही आइडियोलॉजी लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते रहे हों, लेकिन जब बात आती है ना कि बाहरी दुश्मन की, यानी कि खासकर यूएस और इजराइल की, तब ये सभी देश इसे इस्लाम वर्सेस वेस्ट की तरह देखने लगते हैं। अगर ऐसे में गल्फ देश सीधे ईरान पर हमला करते हैं तो ये नैरेटिव बन सकता है कि हम अपने ही मुस्लिम भाइयों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि असली टकराव यूएस और इजराइल से है। अगर ये बात बढ़ गई तो इससे पब्लिक सेंटिमेंट्स इन हालातों को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है इकोनॉमिक रिस्क। गल्फ देश आज सिर्फ तेल बेचने वाले देश नहीं बनना चाहते, बल्कि खुद को एक बिजनेस मॉडल की तरह पेश करना चाहते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो तो अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न और डाइवर्सिफाइड बनाना चाहता है। और इसीलिए यहाँ सऊदी विजन 2030 शुरू किया गया, जिसमें टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शामिल थे। वहीं दुबई की पहचान भी ग्लोबल टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल हब के रूप में होती है। दुनिया भर के लोग वहाँ पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के इरादे से वहाँ पर जाना उनका होता रहता है। कतर भी एनर्जी एक्सपोर्ट के साथ साथ खुद को एक सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के तौर पर दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में प्रॉपर अगर युद्ध हो जाता है या ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इन देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, विदेशी इन्वेस्टर्स अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर रोक देंगे और नतीजा होगा इन देशों का नुकसान। इसके बाद एक और कारण है कि इन देशों की मिलिट्री ताकत कितनी है। बाहर से देखें तो लगता है कि गल्फ कंट्रीज के पास कई मॉडर्न और महंगे हथियार हैं, जिसके दम पर ये देश किसी भी युद्ध में आसानी से जीत सकते हैं। ये बात सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। दरअसल सऊदी अरब और यूएई ने पिछले 2 दशकों में अमेरिका और दूसरे देशों से दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस टेक्नोलॉजी को खरीदा है। जैसे सऊदी अरब के पास F-15SA और यूरेफाइड टाइफून जैसे एडवांस लड़ाकू विमान हैं, जो लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं। दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए उसके पास पैट्रियट PAC-3 है और थार्ड जैसी मिसाइलें डिफेंस सिस्टम में मौजूद हैं। आसमान से निगरानी करने के लिए इसके पास स्पेशल रडार वाले एयरक्राफ्ट भी हैं, जो दूर से ही खतरे का पता लगा सकते हैं।
वहीं यूएई के पास भी F-16E और F Block 16 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें F-16 का बहुत ही एडवांस वर्जन माना जाता है। उनके पास भी पेट्रियट और थार्ड मिसाइल सिस्टम है। ड्रोन के मामले में यूएई ने चाइनीज विंग लूंग्स जैसे आर्म ड्रोन्स को खरीदा है, जिसके बाद उसका इस्तेमाल वो निगरानी और हमले दोनों के लिए कर सकता है। तो मोटे तौर पर देखने पर उनकी मिलिट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग दिखती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ हथियारों के होने से कोई सेना मजबूत बन जाती है? तो जवाब है नहीं। एक बात बहुत ही क्लियर है, वो ये कि युद्ध जो है वो सिर्फ हथियारों के बेसिस पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि एक सेना तब मजबूत मानी जाती है जब उसके सैनिकों को असली लड़ाई का कोई अनुभव हो, वो महीनों या सालों तक सप्लाई चेन को संभाल सके। जब उसको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, तभी किसी लड़ाई को जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज की सेनाएं जो टेक्निकली तो स्ट्रांग है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ रिजीम प्रोटेक्शंस और बॉर्डर सिक्योरिटी पर रहा है, ना कि बड़ी लड़ाई लड़ने का। इतिहास में भी अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट के 2 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने असली वॉर का एक्सपीरियंस लिया है। एक है इजिप्ट और एक है इराक। इराक ने सद्दाम हुसैन के दौर में एक बड़ी और काफ़ी हद तक सेल्फ रेलिएंट आर्मी बनाई थी, यानी कि एक ऐसी सेना जो ज़्यादातर मामलों में खुद पर ही निर्भर हो, बाहरी देशों पर कम निर्भर हो। खासकर ईरान इराक युद्ध के दौरान उसने 8 साल तक खून खराबे वाली लड़ाई को लड़ा था। लेकिन आज दोनों देशों की स्थिति पहले जैसी नहीं है। इजिप्ट की प्रायोरिटी है इंटरनल स्टेबिलिटी को लाना और इकोनॉमिक सर्वाइवल को मजबूत करना, जबकि इराक अपने पॉलिटिकल और अलग अलग समुदायों के बीच में जो खींचतान चल रही है उसके बीच में ही उलझा हुआ है। वहीं इसके उलट अगर ईरान को देखें तो 1979 की रेवोल्यूशन के बाद उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसे समझ में आ गया था कि वो अमेरिका या अमीर गल्फ कंट्रीज की तरह महंगे फाइटर जेट्स और बड़ी सेना तो नहीं बना सकता है। इसलिए उसने सीधी बड़ी जंग करने के बजाय ऐसी ताकत पर ध्यान दिया जिससे दुश्मन उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसके लिए ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाई, आर्म ड्रोन्स तैयार किए, समुद्र में छोटी तेज नावों के जरिए अचानक हमला करके वापस लौटने की रणनीति बनाई और दूसरे देशों में दबाव बनाने का तरीका अपनाया। इसी दौरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को बहुत मजबूत किया गया। ये कोई आम सेना नहीं है, बल्कि ऐसी खास फोर्स है जो देश की सुरक्षा, मिसाइल ताकत और पूरे इलाके में ईरान का प्रभाव बनाए रखने का काम करती है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज की सुरक्षा काफ़ी हद तक अमेरिका पर टिकी हुई है। सऊदी अरब हो, UAE हो, इन सभी देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिसाइल डिफेंस कॉरपोरेशन लंबे समय से चला आ रहा है। मतलब ये देश अपने आप को पूरी तरह से खुद के बलबूते पर सुरक्षित नहीं मानते हैं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है वो अमेरिका की एक बड़ी ढाल की तरह ही रिप्रेजेंट होता है। अब अगर ईरान के खिलाफ सीधी जंग छेड़नी हो तो वो अमेरिका के बिना मुमकिन नहीं हो पाएगा। बड़े स्तर की लड़ाई में सैटेलाइट सर्विलांस, एयर सपोर्ट, नेवल कोऑर्डिनेशन और एडवांस लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है और इन सब में अमेरिका की भूमिका बहुत खास होगी। लेकिन खुद अमेरिका भी अब मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग की शुरुआत करने से कतरा रहा है। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव ने उसे ये दिखा दिया है कि प्रोलॉन्ग वार यानी कि लंबे समय तक चलने वाले जो युद्ध होते हैं उसका खर्च सिर्फ पैसों में नहीं होता है, बल्कि सैनिकों की जान भी जाती है और उससे अमेरिका की ग्लोबल इमेज को भी नुकसान होता है। ऊपर से अब अमेरिका की जनता भी युद्ध के पक्ष में पहले जितनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए जब मेन लीड ही पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा तो गल्फ कंट्रीज भी अकेले अपने दम पर इस तरह का रिस्क लेने से कतराएगी। और इन्हीं सब वजहों के चलते अभी तक गल्फ कंट्रीज ने ईरान पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।